डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको चाहिए स्टडी करते समय वो होती है आपकी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स आपकी प्राइमरी इनपुट देने वाली, नॉलेज को एनहांस करने वाली स्किल्स होती हैं। जितने भी टीचर्स की ये बड़ी गैलेक्सी है, उसमें से मेरा भी एक छोटा-सा आपके लिए प्रयास है कि मैं कुछ द हिंदू के आर्टिकल्स लेकर आऊँ। मेरी अप्रोच हो सकता है किसी की सिमिलर हो, किसी से डिफरेंट हो, लेकिन नॉलेज एनहांस करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पुराने आर्टिकल्स भी आप लोग देख सकते हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिए। आप जितना भी आप आर्टिकल देखें, बिगिनिंग से आप एंड तक जाइए, आपको एंड में इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है वो भी आर्टिकल का आपको बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है, मैं आपको इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो है उसका ओवरव्यू देता हूं जो इस आर्टिकल में अपीयर हुई है। कोई ईडियम या फ्रेजल वर्ब आया है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो आपकी किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से वो टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई होती है, उस पर भी एक छोटा सा पॉइंट मैं रखता हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो है, पहला वर्ड है पिवट। पिवट जो वर्ड है वो पहले भी आ चुका है। पिवट जो होता है वो धुरी होती है किसी भी दो टायर के बीच में। तो पिवट का अर्थ धुरी भी होती है, सेंट्रल भी होता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग इसका और होता है, वो होता है यूजुअली मार्क्ड चेंज। इसका अर्थ होता है ऐसा बदलाव जो नोटिस किया जाए, जो दिखे, दिखने वाला बदलाव होता है। ये दिखने वाला बदलाव, नोटिस किया जाने वाला बदलाव होता है। अक्सर तो ये जो इसका मीनिंग है वो धुरी के तौर पे या फिर सेंट्रल कोई चीज़ का इम्पॉर्टेंट थिंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार इसका दिखने वाले बदलाव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये पिवट वर्ड आजकल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में 2 या 3 बार दिखाई दे गया है। ऑब्वियसली द हिंदू ने भी इसको यूज़ किया है। अगला है रेमिट। रेमिट तो एक अर्थ होता है कि आपके जो खर्चे होते हैं उनका रेमिटेंस होता है अकाउंट में, वो दिखाया जाता है। दूसरा यहाँ पे एक जो इसका इम्पॉर्टेंट मीनिंग है वो है द टास्क और एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफिशियली असाइन टू एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है कार्य जो आपको दिया गया है, उसको भी हम रेमिट कहते हैं। इम्पोर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको दिया गया है करने के लिए। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। वैसे तो एक सेंटेंस की टाइप भी होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जिनका सब्जेक्ट यू हिडन होता है। दैट एरिया हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इम्पेरेटिव होता है यहाँ पे दैट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, महत्वपूर्ण। तो अक्सर क्या होता है, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ जाता है। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट, ये इम्पॉर्टेंट है कि, ये महत्वपूर्ण है कि, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो ये 2-3 वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ वर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वह है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी होता है बेनिफिशियल, फ़ायदे का, जिसे सैल्यूट किया जाना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं सैल्यूटरी। अब आता है इम्पेरेटिव सेंट्रलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ के केंद्र में हो उसको हम कहते हैं सेंट्रलिटी या इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आया है टर्म इम्पेरेटिव सेंट्रलिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु है किसी चीज़ का, महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, जो सिविल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, करते हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लिखते समय। अगला है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। स्टांस होता है रुख या रवैया, अकोमोडेटिव है शामिल करने वाला। तो ये टर्म बहुत बार यूज हुई है पिछले कुछ सालों में। आरबीआई का क्रिटिसिज्म होता रहा है लगातार कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टास्क है वो ये है कि आप इन्फ्लेशन को कर्ब करें, इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दें, इकोनॉमिक में मॉनेटरी स्टेबिलिटी आप बनाए रखें। तो यहाँ पे अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है जो पिछले 2-3 सालों में बहुत इस टर्म को प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये है कि नहीं, हमारा काम केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही नहीं है, हमारा काम ग्रोथ को एक्सपर करना या गति देना, बूस्ट करना भी है। तो हमारी पॉलिसी का फोकस दोनों तरफ होना चाहिए, इन्फ्लेशन को काबू में रखना एज वेल एज
आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पीटस प्रदान करना, उसको भी बूस्ट देना हमारा काम है। और इस टर्म को कहा गया अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। अब इसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसको लेके आर्टिकल है। इस आर्टिकल में 2 या 3 इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी यूज हुए हैं। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, एक्चुअली ये ईडियम उल्टा भी यूज होता है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टे काम करना। आप अगर घोड़े के आगे अगर घोड़ा गाड़ी लगा देंगे तो उल्टे काम हो गए। किसी भी चीज को रॉन्ग ऑर्डर में यूज करना, गलत क्रम में यूज करने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे उसी इडियम का उल्टा रूप यूज किया गया है, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। इसका मतलब होता है चीजों को सही तरीके से करना, टू डू थिंग्स इन राइट ऑर्डर। अगला वर्ड आता है ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्टिविटी और डेवलपमेंट, जहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ एक साथ हो रही हों, उसको हम कहते हैं ऑन द बॉयल। ऑन द बॉयल का मतलब है कार्यक्रम जारी है, बहुत ही ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं कहीं पर। अगला है टू चेंज टैक। तो ये होता है आप किसी भी स्थिति में या किसी भी सिचुएशन से डील करने में उसका जो तरीका है पहले वाला उसको बदल देते हैं, उसको हम कहते हैं चेंज द टैक। टू ट्राई अ डिफरेंट मेथड फॉर डीलिंग विद अ सिचुएशन, परिस्थिति से निपटने के लिए नया तरीका इस्तेमाल करना इज चेंज, टू चेंज टैक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स आए हैं। अब हम रीड करते हैं। पहले रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, देन एंड में समरी। बिलेटेड पिवट। अब पिवट का अर्थ यहाँ पे हमें पता है चेंज के सिनोनिम में हुआ है बदलाव। बिलेटेड का मतलब देरी से हुआ, तो देरी से हुआ बदलाव है, लेट है, लेट चेंज हुआ है ऑन आरबीआई, आरबीआई पे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, कायम रहने वाली। सस्टेन का अर्थ होता है टू मेंटेन, किसी भी चीज को कायम रखना, बनाए रखना। तो सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसको कायम रखा जा सके, जिसको बनाया जा सके लंबे समय तक, कायम रखने वाली ग्रोथ को या कायम रखी जा सकने वाली ग्रोथ को हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन, कर्ब का मतलब होता है रोकना, बिना इन्फ्लेशन को रोके, द आरबीआई विल नॉट बी एबल टू, आरबीआई समर्थ नहीं होगा टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ, जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको आगे ले जाने में, उसको प्रमोट करने में। तो ये कह रहा है अगर महंगाई को नहीं रोका गया तो हम ग्रोथ की निरंतरता को आगे नहीं लेकर जा सकते। अब रीड करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की जो एमपीसी है, बहुत बार इसका शॉर्ट में एमपीसी भी आएगा, इसमें भी शायद आर्टिकल में आगे लिखा हो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आपकी ऐसी कमेटी जो वित्तीय नीति बनाती है आरबीआई की। ये बाई मंथली एक्सरसाइज होती है, 2 महीने एक बार आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। हैज रादर बिलेटेडली एक्नॉलेज्ड, बिलेटेडली का मतलब होता है देरी से, एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार किया है, दैट इट्स प्राइमरी रेमिट इज, उनकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो ये है, आफ्टर ऑल टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों को स्थिर बनाए रखना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एरिया ऑफ एक्टिविटी है, टास्क है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया को संबोधित करते हुए ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, आफ्टर अनाउंसिंग द एमपीसीज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो एमपीसी का पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है इस साल का, इस वित्तीय वर्ष का, ऑफ न्यू फिस्कल ईयर, नए वित्तीय वर्ष का, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, आरबीआई के जो गवर्नर हैं करंट, उनका नाम शशिकांत दास है, वॉज एम्फेटिक ऑन इन स्टेटिंग दैट, वो उन्होंने जोर देकर अपनी बात कही, दैट दी सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज, अगर हम अपनी प्राथमिकताओं की श्रृंखला की बात करें, वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ, उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा कि हमने महंगाई को ग्रोथ से पहले रखा है। अब हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें, प्राथमिकताओं की श्रृंखला नाम दिया इन्होंने,
कि पहले इनकी जो प्राथमिकता थी वो इन्फ्लेशन के बजाय ग्रोथ थी। अब कह रहे हैं कि हमने इन्फ्लेशन को पहले रखा है, ग्रोथ को पीछे ले गए हैं। More than 3 years after it prioritized growth over price stability. 3 साल से ज़्यादा वक्त के बाद जब से इन्होंने ग्रोथ को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी कीमतों की स्थिरता पर, इन फरवरी 2019 फरवरी 2019 में, एंड वेल बिफोर ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के ऑनसेट से पहले, बिगिनिंग से पहले, ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, पेंडेमिक महामारी से पहले, द आरबीआई हैज पिविटेड बैक टू पुटिंग हॉर्स बिफोर द कार्ट। तो अगेन पिविटेड का मतलब आपके सामने दोबारा आ गया है। आरबीआई ने अपनी जो प्राथमिकता निर्धारित करी है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी निर्धारित करी है, वो है हम घोड़े को गाड़ी से पहले रखेंगे, यानी चीज़ों को अब राइट ऑर्डर में करेंगे, पहले ये रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे थे, ऐसा कहना चाह रहा है। बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन सेंट्रल बैंक्स ओन वर्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स। अब ये जो चीज़ है झलकी है, रिफ्लेक्ट का मतलब झलकना, प्रदर्शित होना, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी के जो गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उनमें प्राइस स्टेबिलिटी इज़ अ नेसेसरी प्री कंडीशन। ये कह रहे हैं कि कीमतों की स्थिरता पहली प्री कंडीशन है टू सस्टेनेबल ग्रोथ, कायम रहने वाली ग्रोथ के लिए, लगातार ग्रोथ के लिए, दैट इट हैज़ टेकन, जो इन्होंने ली है, द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप with accompanying commodity prices shocks to remind RBI। अब ये कब हुआ है? यूरोप में लड़ाई छिड़ गई है यूक्रेन रशिया की, और उसके साथ ही जो कमोडिटीज़ की प्राइसेज हैं, जो कच्चे माल की कीमतें हैं, उसने जो झटका दिया है, टू रिमाइंड द आरबीआई, जो आरबीआई को रिमाइंड करवाता है, इम्पेरेटिव सेंट्रलिटी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु है, ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता का, इज अ सैल्यूटरी रिमाइंडर, ये सैल्यूटरी रिमाइंडर है दैट मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ को वहन नहीं कर सकते, टू बी कॉम्प्लिसेंट, कॉम्प्लिसेंट का मतलब संतोष की भावना की, जब जो होगा सब देखा जाएगा, तो इस तरह की भावना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, अगर बात महंगाई दर की है तो आप इस पे संतुष्ट नहीं हो सकते, कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। लेस देन 2 months, 2 महीने के बाद, आफ्टर इट रादर सेंगुइनली प्रोजेक्टेड, इन्होंने रादर होपफुल होकर, सेंगुइनली का मतलब होपफुली, प्रोजेक्ट किया था, ये इन्होंने भविष्यवाणी की थी, इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5, कि जो इन्फ्लेशन है वो एवरेज जो है वो 4.5, 4.5% रहेगा इन द फिस्कल ईयर टू मार्च 23, वो वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च 2023 को ख़त्म होगा, उसमें 4.5% दर को इन्होंने प्रोजेक्ट किया, अपनी तरफ से इसकी भविष्यवाणी की। द एमपीसी हैज़ रेज्ड the forecast by substantial 120 basis points to 5.7%, और अब आरबीआई ने इसको फोरकास्ट किया सब्सटेंशियल, बहुत हद तक जो चीज़ मैटर करती है, 120 बेसिस पॉइंट्स। 120 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है आपका 1.2%, 1.2% आप कह सकते हैं। अच्छा, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो 1.2 या आप 120 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर इसको 5.7% कर दिया है, एंड दिस इवन एज इट कट इट्स अर्लियर प्रोजेक्शन फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ इन current fiscal year by 60 basis point to 7.2%। अब पहले इन्होंने 8%, 7.8% की ग्रोथ मानकर चल रहे थे, उन्होंने इसमें 60 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है प्रोजेक्शन में, जो बिगिनिंग में उन्होंने किया था
रसिया यूक्रेन वॉर से पहले इनके दो तरह के प्रोजेक्शन थे। पहला कि इन्फ्लेशन है वो 4.5% रहेगा, अब उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 5.7%, यानी 120 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। पहले जीडीपी का प्रोजेक्शन ये दे रहे थे कि जीडीपी हमारी 7.8% के एवरेज दर से ग्रो करेगी, उसमें इन्होंने 60 बेसिस पॉइंट की कटौती करके अब कहा है कि 7.2% ही ग्रो करेगी। The RBI also made it clear, RBI ने स्पष्ट किया that while it had left benchmark interest rates and its accommodative policy stands unchanged for now, आरबीआई ने कहा है कि फिलहाल के लिए तो हमने अपने रुख को नहीं बदला है, पुराने वाला ही रुख है। द टाइम हैड कम टू कमेंस द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ये जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस है, जिसमें हम ग्रोथ को भी शामिल कर रहे थे साथ में, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं कि अब हम इसमें परिवर्तन करेंगे पहले वाले रवैये में। अगला, टू बी श्योर रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, स्पष्ट रूप से रसिया का जो आक्रमण है यूक्रेन पे वॉज स्टिल 2 वीक्स इन फ्यूचर, 2 हफ्ते भविष्य में था। द लास्ट टाइम जब आरबीआई ने रेट सेटिंग पैनल फाइनलाइज्ड इट्स पॉलिसी रिव्यू, तो ये घुमा फिरा के ये कहना चाह रहा है श्रीमान, पिछली बार जो हमारा रिव्यू हुआ उसके 2 महीने बाद यूएस उसमें रशिया यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी, तो उससे 2 हफ्ते पहले तक तो इनको पता भी नहीं था। एमपीसी जब इन्होंने शुरुआत करी मॉनेटरी पॉलिसी की, तब रिव्यू जब इनका चल रहा था एमपीसी का, उस समय यूएस रशिया वॉर छिड़ी नहीं थी, तो इसलिए इनका जो पहले का जो प्रोजेक्शन था वो वॉर से पहले का प्रोजेक्शन था। एंड येट फिर भी द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल विच मिस्टर दास साइटेड एज द की फैक्टर, और फिर भी जो प्राइस है क्रूड ऑयल की, जिसने मिस्टर दास ने जिसके का हवाला दिया है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, दैट इट हैड नेसेसिटेटेड, जो इससे ज़रूरी बनाया है, द रिवीजन ऑफ द इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन एंड द पिवट। तो ये कह रहा है कि जो बदलाव हम लेकर आ रहे हैं वो ज़रूरी हुआ है इस यूक्रेन वॉर की वजह से, जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उसमें जो उछाल आया है। had already been on the boil since December, जो पहले दिसंबर से ही, पिछले साल का जो दिसंबर है तब से ही ऑन द बॉयल थे, यानी कीमतें बढ़ रही थी। द प्राइस ऑफ इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड हैड सर्ज्ड बाय अबाउट 25%। तो ये कह रहा है कि इंडियन क्रूड की जो बास्केट है उसकी कीमतें 25% पहले ही बढ़ चुकी थी ओवर द 2 मंथ्स टू फरवरी 1 तक 20% कीमतें बढ़ चुकी थी। द ब्रेंट क्रूड क्लाइंबिंग बाय अ स्टीपर 30%, और जो ब्रेंट सी से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ब्रेंट से मतलब रशियन जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, देखिए रशियंस जो हैं क्रूड ऑयल निकालते हैं ब्रेंट सी से, तो वहाँ का जो क्रूड ऑयल है वो 30% पहले ही बढ़ चुका था इन द सेम पीरियड, उसी दौरान। कौन सा? दिसंबर से फरवरी 1 तक। इन फैक्ट द लॉन्ग डिसेंट ऑन द एमपीसी ऑन द इश्यू ऑफ पॉलिसी स्टैंस इन फरवरी, जो पिछली फरवरी का जो रुख था, पॉलिसी स्टांस था, उसमें केवल एक इंडिविजुअल था, जयंत वर्मा, हैड स्ट्रेस द नीड टू लुक अहेड एट द लाइकली स्टेट ऑफ इकोनॉमी एट द लास्ट 3 to 4 quarters later and shift to a neutral stance given that monetary policy acts with a lag। तो इन्होंने जो मिस्टर वर्मा है, उन्होंने सिर्फ इस बात का विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमें इकोनॉमी को 3 से 4 क्वार्टर के आगे तक देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो लैग पे, मतलब देरी से काम करती है। तो एक अकेले विरोधी थे उस समय भी। तो ये कहना चाह रहा है कि पिछले रिव्यू में भी ये बात उठी थी कि हमें थोड़ा सा
पॉलिसी स्टांस जो हमारा चेंज करना चाहिए, बट मिस्टर वर्मा थे वो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था, ये कहते हुए कि हमें इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोजेक्शन को 3 से 4 क्वार्टर के बाद तक देखना चाहिए, क्योंकि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वैसे ही लैग पे काम करती है, मतलब देरी से काम करती है। द RBI इज डेप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी। RBI के डेप्यूटी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरसी करते हैं यानी उसकी निगरानी करते हैं, माइकल पत्रा जिनका नाम है, हैड ऑन द अदर हैंड एट द MPC मीटिंग स्टार्कली वार्न्ड, उन्होंने बहुत ही कठोर चेतावनी दी थी दैट सेंट्रल बैंक हैव अ चॉइस, सेंट्रल बैंक के पास एक चॉइस है, आइदर एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन, या तो ऊंची कीमतों को स्वीकार करे, महंगाई दर को स्वीकार करे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, और बी प्रिपेयर्ड फॉर अकाउंटेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डिमांड, और इस बात के लिए तैयार रहे कि जिम्मेदारी ले कि हमने डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। With RBI's own quarterly projection for inflation now presaging the possibility of a policy failure, तो RBI का अपना जो अभी इस तिमाही का जो प्रोजेक्शन है वो खुद ही ये प्रीसेज कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि पॉलिसी फेलियर की संभावना है बाय वे ऑफ 3 consecutive क्वार्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन अबव 6%, क्योंकि इनका 3 consecutive क्वार्टर से, पिछले 3 लगातार तिमाहियों से इनका इन्फ्लेशन है 6% अपर बाउंड। मैक्सिमम लिमिट हमारी अर्थव्यवस्था का जो थ्रेशोल्ड लिमिट मानी जाती है वो 6% मानी जाती है, उसके आसपास हमारा इन्फ्लेशन रहा है पिछले 3 लगातार क्वार्टर्स में। अब पॉलिसी मेकर्स हैव क्लियरली रियलाइज्ड, पॉलिसी मेकर्स ने ये स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया है, एनी फर्दर डिले, और ज़्यादा डिले इन चेंजिंग टैक, अगर ये अपनी नीतियों में बदलाव, अपने तरीकों में बदलाव नहीं करते हैं, वुड रिस्क लीविंग द इकोनॉमी विद नाइदर ग्रोथ नॉर प्राइस स्टेबिलिटी, अगर अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया तो ना ही तो हमारे पास कीमतों में स्थिरता रहेगी, ना ही ग्रोथ रहेगी। ये आपका आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल का रिव्यू छोटा सा मैं कर देता हूँ। आर्टिकल में इस बात को चिंता जाहिर की गई है इस बार कि हमें जो हमारी अकोमोडेटिव पॉलिसी है, अकोमोडेटिव पॉलिसी ये कहती है कि हम ग्रोथ को भी शामिल करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी के अलावा। RBI ने कहा था मॉनेटरी पॉलिसी में, और यही रुक रहा है पिछले 3 साल से, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। इसके 2 कारण बताएं। पहला कारण कि इन्होंने जो इन्फ्लेशन का ग्रोथ प्रोजेक्शन था वो पहले ये मान के चल रहे थे कि ये 4.5 के आसपास रहेगा एवरेज पूरे साल में, जिसको 120 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिया है। और पहले ये कह रहे थे कि हमारा GDP जो ग्रोथ है वो 7.8% रहेगा, उसमें 60 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ में कटौती कर दी है। इसका कारण बताया इन्होंने, ये ऐसा इसलिए हुआ है, जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी और GDP जो प्रोजेक्शन है उसमें हमें कमी करनी पड़ रही है। इसका कारण है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है, स्पेशली क्रूड ऑयल, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एक कारण इन्होंने बताया है। दूसरे एक पैराग्राफ में ये भी कहा है कि RBI ने पहले मान लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इस पे बातचीत भी हुई, लेकिन मिस्टर वर्मा हैं, उन्होंने कहा था कि हमें ग्रोथ प्रोजेक्शन को 3-4 आगे के क्वार्टर तक देखना चाहिए और इसको शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते हुए हमें लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। लेकिन अब जो है RBI ने फिलहाल के लिए तो पॉलिसी स्टांस में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हिंट किया है कि हम जो हमारा अकोमोडेटिव रुख है उसमें बदलाव कर सकते हैं। और ये इनके जो RBI के चीफ हैं उन्होंने भी बड़ी कठोरता से इस बात को कहा है। जो आपके अब इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन ये आई हैं कि बाई मंथली एक्सरसाइज होती है, और जो MPC को जो ओवरसी करते हैं यानी MPC की जो निगरानी करते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर करते हैं, और डेप्यूटी गवर्नर हमारे हैं अभी फ़िलहाल माइकल पत्रा ने इस बात पे जोर दिया है कि हमें अब इस रुख को हमें बदलाव करना चाहिए। और इसके साथ ही एंड यहाँ पे किया है कि अगर हमने इस रुख में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में शायद ये परिस्थिति पैदा हो सकती है कि हमारे पास ना तो प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ रहे। तो इस तरीके से आर्टिकल को समाप्त किया गया इस चेतावनी के साथ ही धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें, देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।